Hello friends, our today's topic is pathways of absorption. So what is absorption? Absorption is movement of drug from site of administration to blood. मतलब सपोज अगर मैंने कोई ड्रग दिया, मैंने ओरल रूट से कोई ड्रग दिया, तो ड्रग पहले जीआईटी में जाएगा, फिर जीआईटी से लीवर में जाएगा, फिर लीवर से हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर ब्लड में जाएगा, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो मतलब ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करना पड़ रहे, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट सेलुलर बैरियर और ड्रग हैज़ टू क्रॉस to reach has to cross to reach systemic circulation कह सकते हैं। तो पैथवेज क्या एब्जॉर्प्शन के, कौन से पाथवेज से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है? तो उसमें फिल्ट्रेशन है, सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और लास्ट में एक्वस डिफ्यूजन। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? सपोज ये मेरी सेल की मेम्ब्रेन है और ये मेरा ड्रग है। तो हमको पता है कि सेल की मेम्ब्रेन लिपिड सॉल्युबल होती है, इसलिए सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही अलाउ करने देंगी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो देखो ये सेल की मेम्ब्रेन है, इससे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ लाइपोफिलिक ड्रग का ही पैसिव डिफ्यूजन होता है। और फिर ये जो पैसिव डिफ्यूजन है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब ड्रग का जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ड्रग वहाँ से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। एटीपी नहीं लगेगा क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, हेंस नो एटीपी रिक्वायर्ड। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हम जो देते हैं वो उनका पैसिव डिफ्यूजन होता है, मैक्सिमम ड्रग्स का पैसिव डिफ्यूजन होता है। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा इंटेस्टाइन का ल्यूमन है और ये मेरे ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है। तो ड्रग को इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में जाना है। तो ये इंटेस्टाइन की क्या है, एपिथेलियम है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, और ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम है, ये भी लिपिड सॉल्युबल होती है। तो ड्रग ये लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए ब्लड वेसल्स में चला जाएगा इंटेस्टाइन से, इसी को हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में सपोज देखो ये मेरा एक सेल है, एक और सेल है, तो ये दोनों सेल के बीच में जो स्पेस होती है ना, इसको हम पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन में इन पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग इन पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, उसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है, फिल्ट्रेशन का एग्जांपल है इंसुलिन। तो देखो क्या होता है, इंसुलिन हम जब देते हैं तो फिर से ये मेरा सबक्यूटेनियस फैट है, यहाँ पे मैंने इंसुलिन को इंजेक्ट किया। तो सबक्यूटेनियस फैट के नीचे होती है डर्मल ब्लड वेसल्स, और ये डर्मल ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इसी को हम पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं, और इसी के थ्रू इंसुलिन ब्लड में चला जाएगा। समझ में आया फिल्ट्रेशन? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नाम में ही लिखा है डिफ्यूजन, मतलब ड्रग का डिफ्यूजन होगा, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब फैसिलेट कर रहा है, कोई फैसिलेट कर रहा है डिफ्यूजन को। तो फैसिलेट कर रहा है मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर फैसिलेट करता है डिफ्यूजन को,
इसलिए ट्रांसपोर्टर रिक्वायर होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट पैसिव डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और पैसिव डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। पैसिव डिफ्यूजन कौन कराता है? ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज होता है ना, उसका एब्जॉर्प्शन कराते हैं इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव प्रोसेस होती है। अब और इसका फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है, मैं बताना भूल गया। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है फ्लोरोयूरासिल, FU, एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। तो आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन के F से इसको याद कर सकते हैं, फ्लोरोयूरासिल। अब नेक्स्ट पाथवे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब एक्टिव प्रोसेस है तो ATP रिक्वायर होगा और ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ATP रिक्वायर रहेगा, ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा। तो क्या होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, उनके पास एक एंजाइम होता है, ATPase एंजाइम। वो ATPs का यूज़ करता है और एनर्जी जनरेट करता है और उस एनर्जी के थ्रू ड्रग को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और इसके एग्जांपल्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के एग्जांपल है SGLT1, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और SGLT2 रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों की ज़रूरत क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है ना, उसमें ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये क्या कराते हैं? ब्लड वेसल्स से एब्जॉर्प्शन करा देते हैं ग्लूकोज का इंटेस्टाइन में। और हमको पता है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं, मतलब अगर ग्लूकोज में ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज ज़्यादा होगा और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज कम होगा, ये तभी काम करेंगे। और इसी की जगह अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता। वहीं पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ना, उसके जो SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में। ये रीनल ट्यूब्यूल्स से यूरिन से क्या करते हैं? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो यूरिन में ब्लड आएगा, मतलब ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। तो हमको पता है कि यूरिन में ग्लूकोज का लेवल कम होता है और जो रीनल ब्लड वेसल्स होती है उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। तो हमको कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर चाहिए जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करे, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करे। इसलिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों का यही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर्स फैमिली, मतलब ट्रांसपोर्टर मतलब कैरियर। तो उसकी 2 टाइप के फैमिलीज होती है। सबसे पहले SLC फैमिली, मतलब सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर्स, और दूसरी है ABC फैमिली। ABC फैमिली ATP बाइंडिंग कैसेट मतलब होता है प्रोटीन। तो एक SLC ट्रांसपोर्टर्स है और एक ABC ट्रांसपोर्टर्स है। SLC ट्रांसपोर्टर्स में ATP की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका एग्जांपल है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ग्लूट ट्रांसपोर्टर। उसका एग्जांपल है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का। वहीं पे ABC ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनको ATP की ज़रूरत होती है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इनके एग्जांपल्स है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्टर और पीक ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। तो हमारे लिए इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीक ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि जो बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं ना, ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं
वहीं पे जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये इफ्लक्स कराता है ड्रग का। ये बाकी सबसे उल्टा काम करता है, इसीलिए हम पी ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे। पाथवेज ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमारा नेक्स्ट पाथवे है एंडोसाइटोसिस, या फिर इसी को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सपोज है हमारा सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो जब भी लार्ज प्रोटीन्स आते हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन खुद को चेंज कर लेती है और इन लार्ज प्रोटीन्स को अपने अंदर ले लेती है। एक तरह से ये सेल को ड्रिंक कर लेती है, इसलिए हम इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और ये मेनली लार्ज प्रोटीन्स का होता है। इसका एग्जांपल क्या है, विटामिन B6 और बोटुलिनम टॉक्सिन। अब नेक्स्ट हमारा पाथवे एक्वस डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन, एक्वस मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कुछ वाटर से रिलेटेड होगा, मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें कुछ पोरिन्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। इन एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसका एग्जांपल है लिथियम एंड ADH। ADH क्या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यूरिन में वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है और यूरिन का भी वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो अब हम पाथवेज ऑफ एब्जॉर्प्शन को तो ख़त्म कर चुके। लेट्स टॉक अबाउट पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन का लाइफ में एक ही मकसद है, इसको ड्रग के एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। और इसके लिए ये कुछ भी करेगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बस ड्रग के एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। तो होता क्या है, सपोज ये मेरा सेल है, इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। अब वो कोई भी पाथवे से हो सकता है, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, सपोज ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये क्या करता है, जैसे ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ वो ड्रग का इफ्लक्स करा देता है, ड्रग को सेल के अंदर रहने ही नहीं देता है। इसीलिए हम पी ग्लाइकोप्रोटीन को इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। और इसके दूसरे नाम भी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर MRP, ABC ट्रांसपोर्टर। ABC ट्रांसपोर्टर क्योंकि इसकी फैमिली ABC फैमिली को बिलोंग करता है। इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर क्यों कहते हैं, तो देखो ये क्या कर रहा है, जैसे ही ड्रग सेल में आ रहा है उसका एक्सक्रीशन करा दे रहा है। इसकी वजह से सेल को ना, हमारी बॉडी में ना, उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। अब इसके लोकेशंस क्या है, तो वैसे तो बहुत सी जगह पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, लेकिन मेनली ये GIT, किडनी, लीवर, ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। तो हमको पता है कि एक्सक्रीशन कराने के लिए कुछ भी करेगा। तो GIT में क्या होता है, GIT में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है। वहीं पे किडनी में क्या होता है, किडनी में एक्सक्रीशन होता है, तो ये एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। फिर लीवर में भी एक्सक्रीशन होता है ड्रग का बाइल के थ्रू, तो ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, मतलब एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। वहीं पे ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा में ये ड्रग की एंट्री ही नहीं होने देता है। तो ये वो सारे काम करता है जिससे ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ सके। और GIT में ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और हमको पता है अगर एब्जॉर्प्शन नहीं कम हो रहा है तो उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएंगी। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन वही है कि ये ड्रग के एक्शन को कम कर देता है बॉडी में बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब पी ग्लाइकोप्रोटीन के सबस्ट्रेट्स क्या है, तो जो भी ड्रग को पी ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफाई कर रहा है, जिन पे एक्ट कर रहा है, वो पी ग्लाइकोप्रोटीन के सबस्ट्रेट होंगे। अब उनका एग्जांपल क्या है, डिजॉक्सिन है, सबसे मेन एग्जांपल इसका डिजॉक्सिन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिजॉक्सिन ही पूछा जाता है। फिर इट्राकोनाजोल है, लोपेरामाइड है और सोफोसबुविर। ये आपको दोनों, अगर आपको नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा, आपको डिजॉक्सिन और इट्राकोनाजोल पता होना चाहिए। अब इसका फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो होता क्या है, हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं, एक होते पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर और एक होते पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर। अब पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर्स क्या करते हैं, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और इसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पंप को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ पंप को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है।
अब पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर्स कौन से ड्रग है? तो वो है रिफैम्पिसिन, ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। फिर फेनेटॉइन, फेनोबार्बिटल। और पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो सपोज देखो होता क्या है, कोई ड्रग है, मैंने इसके साथ पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर्स भी दे दिया, तो ये क्या करेगा? पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो ड्रग है हमारा, इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ड्रग फेलियर हो जाएगा। वहीं पे इंड्यूसर इनिबिटर्स क्या करेंगे? सपोज मैंने कोई ड्रग दिया और उसके साथ मैंने पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर भी दिया, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स क्या करेंगे? पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को इनिबिट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ड्रग का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। एक्सक्रीशन कम हो जाएगा तो प्लाज्मा में ड्रग का लेवल बढ़ जाएगा, ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर और इनिबिटर काम करते हैं। इंड्यूसर ड्रग फेलियर कराएंगे, वहीं पे पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स ड्रग की टॉक्सिसिटी कराएंगे। तो अब इनिबिटर के एग्जांपल क्या है? तो उसके लिए निमोनिक है क्वैकर। ये निमोनिक्स मैंने नहीं बनाया, मतलब मैंने दूसरी जगह से लिया इसको, लेकिन आप याद कर सकते हैं। तो क्यू से क्या आता है? क्विनिडिन। क्विनिडिन एक एंटी अरिथमिक ड्रग है। वहीं पे वी से वेरापामिल। वेरापामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फिर ए से एम्योडारॉन। एम्योडारॉन भी एक एंटी अरिथमिक ड्रग है। सी से आता है साइक्लोस्पोरिन, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, इसलिए हम इसको एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। फिर कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक, और इरिथ्रोमाइसिन का ही भाई है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन भी पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को इनिबिट करता है। फिर लास्ट है आर से रिटोनाविर। रिटोनाविर एक HIV की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम इसको। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है पी ग्लाइकोप्रोटीन का? तो सबसे पहले हमको पता है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन बाइल के लीवर में होता है, और लीवर में ही बाइल की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो अगर मैंने कोई पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर दे दिया, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से बाइल का सिक्रीशन इनिबिट हो जाएगा, बाइल का सिक्रीशन नहीं होगा। तो फिर क्या होने लगेगा? बाइल एक्यूमुलेट करने लगेगा लीवर में, जिसकी वजह से कोलेस्टैटिक जॉन्डिस हो जाता है। तो हो क्या रहा है? पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर बाइल के सिक्रीशन को कम कर रहा है, तो बाइल एक्यूमुलेट हो जा रहा है हमारे लीवर में, जिसकी वजह से कोलेस्टैटिक जॉन्डिस हो जाता है। और दूसरा इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो जो कैंसर ड्रग्स होते हैं ना, एंड कैंसर सेल्स होते हैं ना एक्चुअली, वो क्या करते हैं? कैंसर सेल्स को पता है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग का एक्सक्रीशन कराता है, तो ये क्या करते हैं? पी ग्लाइकोप्रोटीन के नंबर्स को बढ़ा देते हैं। तो जब भी हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं, उनका एक्सक्रीशन हो जाता है, और इस तरह ये जो कैंसर सेल्स है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम वेरापामिल देते हैं। वेरापामिल एक पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर है। तो वेरापामिल क्या करेगा? पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से सेल का एक्सक्रीशन नहीं होगा, और जो रेजिस्टेंस हो चुका है वो ओवरकम हो जाएगा। तो वेरापामिल तो ये सब पैक्ट करता है, मतलब जो ABC फैमिली है ना, उनके सारे ट्रांसपोर्टर्स पैक करता है। तो हमने क्या किए? कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जो सिर्फ पी ग्लाइकोप्रोटीन पे एक्ट करे। तो उसका एग्जांपल क्या है? जोजू क्विडर, टैरिक क्विडर और वेल्सपोडर। इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी अंडर ट्रायल है, मतलब
अभी इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। तो ये भी हो गया। तो अब डिफरेंट ड्रग्स को अगर हम पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर या फिर पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर के अगर साथ दे रहे तो उनका इफ़ेक्ट क्या आएगा, तो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन को अगर हम डिडॉक्सिन के साथ देंगे तो क्या होगा, डिडॉक्सिन का थेरेपेटिक फेलियर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर है रिफैम्पिसिन। ये डाइडॉक्सिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे, इसलिए डिडॉक्सिन का थेरेपेटिक फेलियर हो जाएगा। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन एक इनिबिटर है, तो ये डिडॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा। वहीं पे साइक्लोस्पोरिन भी इनिबिटर है, तो ये कोलेस्टैटिक जॉन्डिस कराता है, अभी हमने पढ़ा। फिर विरापामिल भी इनिबिटर है, इसलिए इट हेल्प्स इन रिवर्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर क्विनिडिन ये भी एक इनिबिटर है, तो ये क्या कराता है, लोपेरामाइड इंड्यूस्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट्स, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स आते हैं इसमें लोपेरामाइड के साथ जब इसको हम देते हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट पाथवेज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पी ग्लाइकोप्रोटीन। हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग पाथवेज ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।